जय हिंद दोस्तों, क्रैक आर्मी पॉइंट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 22 अप्रैल को अग्निवीर वाली होने वाला जो परीक्षा है उसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और उसके प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग अग्निवीर के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न, जीके के प्रश्नों को हल करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड और भी प्रश्न को हल करेंगे जो आने वाले शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। तो आपको मैं बता दूँ कि जीके के जो फर्स्ट शिफ्ट में जो भी जीके प्रश्न पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड मैंने 3 टॉपिक को कवर कराया है आज की क्लास में, जो कि बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि जनगणना से पूछे गए प्रश्न थे तो हमने पूरी जनगणना के क्वेश्चन को हमने कवर किया है इसमें। इसके बाद आपका जो प्रश्न पूछा गया है पुरस्कार और उनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो जितने भी पुरस्कार हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर कराया है। और दिवस से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं ये सारा हमने कवर कराया है। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं ऐसा कोई भी वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है जो शिफ्ट में पूछा गया था। पहला प्रश्न था कि 28 फरवरी 2024 को भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगदीप धनखड़। ठीक है। अब जितने भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, जो भी कैबिनेट मंत्री हैं उन सबका वीडियो मैं चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर के आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि खेल में कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। यानी पूछा कि जो खेल होते हैं उसमें जो कोच होते हैं, जो प्रशिक्षक होते हैं, उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है जनगणना में वो है आपका उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न पूछा था इसमें कि कुशीनगर किस राज्य में है। तो कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो जो थल सेना दिवस है यह मनाया जाता है 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा तेल रिफाइनिंग सेंटर कहाँ पे है। तो जामनगर है। अब देखिए, थल सेना से क्वेश्चन पूछा गया है तो जो भी दिवस वाले क्वेश्चन है हमने सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में अभी आपको मैं करा दूंगा। तो यहाँ से आपके दिवस वाले जो भी प्रश्न है सब आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है इसमें कि अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका संबंध है। तो इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारा मूल अधिकार इसमें आता है। आपको पता होगा मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है और मूल अधिकार के लिए अगर भाग पूछेगा तो भाग आपका होता है 3। मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में है। और यह किस देश से लिया गया है। तो मूल अधिकार को जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था। तो गांधी जी जो अपना दांडी मार्च स्टार्ट किए थे वो साबरमती आश्रम से स्टार्ट किए थे और ये कहाँ पे थे, आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा था कि कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पर है। तो कोलार गोल्ड फील्ड जो है ये कर्नाटक में है। यह जो है सोने की खान है। किसकी खान है। सोने की खान है। यहाँ से सोना निकाला जाता है। पूछेगा कि भारत में सोना कहाँ से निकाला जाता है। कोलार की खान से निकाला जाता है जो कि कर्नाटक में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है, इसमें पूछा गया है कि कच्छ का रण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न आपका पूछा गया इसमें कि 15 अगस्त 1947 को भारत में तिरंगा कहाँ फहराया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली में फहराया गया था। अगला प्रश्न आपका पूछा था इसमें कि साहित्य अकादमी 2023 हिंदी का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये संजीव को दिया गया है, साहित्य अकादमी हिंदी का पुरस्कार। ठीक है। 2023 हिंदी का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये दिया गया संजीव को। अगला प्रश्न आपका पूछा गया इसमें कि कोप 28 कहाँ हुआ था। तो कोप 28 जो है संयुक्त अरब अमीरात जो है यूएई में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सहकारिता, राष्ट्रीय सहकारिता नीति का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो वो है सुरेश प्रभु। कौन है। सुरेश प्रभु हैं। बाकी जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं सबका वीडियो चैनल पर पड़ा, वहाँ जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है। तो यह है आपका भारत का। तो ये कुछ प्रश्न पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। अब इनसे संबंधित प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि जितने भी जनगणना से बनने वाले प्रश्न हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है जनगणना से कि जनगणना 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश से, जो कि पूछा जा चुका है। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सभी हम लोग कवर करने वाले हैं। जनगणना पूरी आज क्लास में ख़त्म हो जाएगी।
तो अगला आपका प्रश्न पूछ सकता है जनगणना से कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला इसमें आपका आता है उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है और बिहार आता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। अगर बड़ा तो पूछा तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, लेकिन जब छोटा राज्य पूछेगा जनसंख्या में कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सिक्किम 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न आपका है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल या जनसंख्या हो, भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका है उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न आपका है कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो गोवा, जबकि जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है। सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश जनसंख्या में, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। और जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जनसंख्या में पूछे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है, तो यह आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। और अगर आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा, सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। ये आपका हो जाएगा बिहार का है, 1166, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत 1166 लोग इसमें हैं, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार का है। अगला प्रश्न आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत 17 लोग ही आते हैं, ठीक है, जो कि सब बहुत कम लोग यहाँ पे हैं, इसलिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। ध्यान रखिए, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व से पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा केरल हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। तो 1000 लड़कों पर या 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं या लड़कियां हैं, यानी वहाँ पे लड़कियों की संख्या ज़्यादा है लड़कों की तुलना में, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि 2011 की हुई जनगणना में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जो लिंगानुपात वाला राज्य है आपका वो हरियाणा है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 879 ही महिलाएं हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आज की शिफ्ट में कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो ये आपका हो जाएगा 74.04% है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो आपका केरल है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, 94% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। ये आपका हो जाएगा बिहार हो जाएगा। परसेंटेज में पूछेगा तो 61.8% हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान में जनगणना को किस सूची में डाला गया है। तो जो जनगणना है आपका ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई। तो भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी वो 1872 में हुई थी। जबकि अगर कहेगा नियमित जनगणना यानी प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना का शुरुआत कब हुआ था, तो वो होता 1881 में, ठीक है। 72 में पहली बार जनगणना हुई थी, जबकि 1891 से लगातार हर 10 वर्ष बाद जनगणना होती है, तो उसको बोलते हैं नियमित जनगणना। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुआ था। तो नियमित जनगणना जो हुआ था ये आपका हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। जबकि भारत में जनगणना की शुरुआत यानी पहली बार 1872 में कब हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, और ये हुआ था 1881 में। 1881 में हुआ था, जबकि ये हुआ था 1872 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। चलिए, तो जनगणना से जो भी प्रश्न बनने हैं हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख पुरस्कार तथा उनसे संबंधित क्षेत्र, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था आज की शिफ्ट में। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे देखिए, आपका जो पहला जो पुरस्कार है भारत रत्न है, या किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, जन सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका इसमें है कि जो नोबेल पुरस्कार है ये किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। प्रारंभ में 5 क्षेत्रों में ही दिया गया था,
इसमें साहित्य आता है, भौतिकी आता है, रसायन आता है, शांति आता है, चिकित्सा आता है और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है ये 1969 से दिया जा रहा है, जबकि अन्य जो 5 पुरस्कार हैं वो 1901 से ही दिए जा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है इसमें कि ऑस्कर पुरस्कार। तो ऑस्कर पुरस्कार ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ये विश्व स्तर पे दिया जाता है, जबकि जो दादा साहब फाल्के है ये भारत में दिया जाता है। ठीक है, अगला पुरस्कार है कि ग्रैमी पुरस्कार। तो ग्रैमी पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड जो है साहित्य संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि दादा साहब फाल्के और ऑस्कर ये फिल्म के क्षेत्र में यानी सिनेमा के क्षेत्र में, कभी फिल्म या सिनेमा भी लिख के देता है, सिनेमा, तो फिल्म या सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका है इसमें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, ये केवल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका है इसमें कि कालिंग पुरस्कार या शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह आपका दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। किस में दिया जाता है? ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में पूछा गया है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, यानी कोच जो होते हैं उनको दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसी में देख लेते हैं खेल के क्षेत्र में कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कि आपका अर्जुन पुरस्कार हो गया, यह खिलाड़ियों को दिया जाता है, जो भी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है उसको अर्जुन पुरस्कार देता है। ध्यानचंद पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन यह जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया जाता है, यानी जब कोई खिलाड़ी रिटायरमेंट हो जाता है या अपने जीवन काल में जो भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया होता है किसी खेल में, उसके लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। यह खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसी का नाम बदलकर, पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, उसका नाम बदल करके ध्यानचंद पुरस्कार किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है धर्ममंत्री पुरस्कार। तो ये अब चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और बोरलांग पुरस्कार जो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि जो है कि जो विश्व स्तर पे जो हरित क्रांति के जो जनक है नॉर्मन बोरलांग को माना जाता है, जबकि भारत में अगर पूछेगा तो एस स्वामीनाथन है, तो उन्हीं के नाम पर बोरलांग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका इसमें है कि पुलित्जर पुरस्कार। तो पुलित्जर जो पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, अब हम लोग कुछ जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है दिवस से क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी क्वेश्चन ये यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं आज की क्लास में। देखिए, जैसे कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। ठीक है, 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस, जो कि प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दिवस अभी क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग यहाँ से पूरा दिवस कवर करने वाले हैं। 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, तो इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शोक दिवस या शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है गांधी जी की हत्या हुई थी। ठीक है, अगला है कि आपको 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। जो भारत के वैज्ञानिक सीवी रमन, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, रमन प्रभाव की खोज किया था, उसके लिए मनाया जाता है 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चूँकि आज 22 अप्रैल है और आज कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो आज मनाया जाएगा पृथ्वी दिवस, अर्थ डे मनाया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है इसमें दिवस का 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 11 मई को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 5 जून को विश्व परमाणु दिवस मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो है अमेरिका ने जापान के जो हिरोशिमा है यहाँ पर जो परमाणु बम गिराया था, तो उसी को उपलक्ष्य मनाया जाता है, हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को भी नागासाकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ भी परमाणु बम गिराया गया था। उसके बाद 9 अगस्त को हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि 9 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, तो उस दिन मनाया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। भारत उस दिन आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, और ये मनाया जाता है जो राष्ट्रीय खेल दिवस है जो ध्यानचंद है, मेजर ध्यानचंद, उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
उनके जन्मदिन को उपलक्ष्य मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अगला है आपका 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, तो इस दिन मनाया जाता है अहिंसा दिवस। ठीक है, और महात्मा गांधी जयंती भी मनाई जाती है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, इसलिए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस। 10 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय डाक दिवस। ठीक है, 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। ठीक है, और दिसंबर कुछ दिवस हमारे हैं। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है और 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जो है दिवस, उसके बाद हम लोग जो है पुरस्कार और जनसंख्या संबंधी प्रश्न को हल किए हैं, और आज की शिफ्ट में जो प्रश्न हुए थे उनको हल किए गए हैं। तो आप चैनल पर यदि नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मैं जो भी बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबको पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।